गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 2 आज स्टार्ट हो रहा है। एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। कृषि आय से तात्पर्य क्या है? कृषि आय से तात्पर्य एक ऐसी आय से है जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है और जिस पर कृषि क्रियाएं की जाएं। ऐसी आय को हम कृषि आय कहते हैं। अर्थात भारत में भूमि का स्थित होना जरूरी है। यदि भारत के बाहर भूमि स्थित है और उस पर कृषि क्रिया की जाती है तो उसे हम कृषि आय नहीं कहते। हमने इसमें दो बातें कही हैं कि भारत में जमीन स्थित होनी चाहिए और उस पर कृषि क्रियाएं की जानी चाहिए। जब हम भारत में भूमि स्थित होने की बात कहते हैं तो इसका अर्थ है कि यह भूमि पर लगान कर लगता हो या स्थानीय कर लगता हो, और अगर उस पर स्थानीय कर नहीं लगता है तब ऐसी स्थिति में यह भूमि नॉन अर्बन एरिया में होनी चाहिए, अर्थात रूरल एरिया में होनी चाहिए। या अगर यह भूमि नगर पालिका के क्षेत्र में है या छावनी बोर्ड के क्षेत्र में है तो वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर ये बात भी लागू नहीं हो पाती है स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां 10,000 से ज्यादा की आबादी है, परंतु तो इसका मतलब 1 लाख से कम अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। तो एक रेडियस बनाया हुआ है 2 किलोमीटर का। तो याद करने के लिए बहुत आसान सा है कि 2 किलोमीटर में 10,000 से अधिक अप टू 1 लाख, 6 किलोमीटर के क्षेत्र में 1 लाख से अधिक 10 लाख से तक, और 8 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक। अर्थात इन नियमों का पालन करना होगा अगर यह भूमि भारत में स्थित है। हमने कहा कि बाय डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कृषि क्रियाएं करनी होनी चाहिए। कृषि क्रिया के तात्पर्य है कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सभी ऑपरेशंस हमारे प्राथमिक एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत हम स्टैंडिंग क्रॉप को काट कर बेचने से है। तो शर्त यह है कि प्राथमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है। अगर कृषक के द्वारा प्राथमिक एक्टिविटी नहीं की जाती तो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कृषि आय कितने प्रकार की होती है। कृषि आय के हमारे प्रकार दिए हुए हैं। पहला है रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। यदि आप अपनी जमीन को कृषि कार्य हेतु किराए पर देते हैं तो ऐसी किराए बदले में जो किराया या लगान मिलता है वह कृषि आय की श्रेणी में आता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यदि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं, तो उससे जो आय आपको प्राप्त होगी वह आय भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अगर अपने आप उग जाती हैं, स्वतः उग जाते हैं पेड़ पौधे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने के लिए जरूरी है कि आपने भूमि को जोता हो, पानी दिया हो, बीज बोया हो, ड्यू केयर करी हो, तभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मानी जाएंगी। और इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करें, जैसे कि अगर फलों के पौधे बागवानी का कार्य करें, फूलों का कार्य करें, मेडिसिन के पौधे लगाएं, कमर्शियल क्रॉप्स लगाएं, ये सभी आपकी घास उगाएं स्पेशली, तो ये सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मानी जाएंगी। अगला है इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस मार्केटेबल फिट। अर्थात कृषि पैदावार उगी लेकिन वो बाजार में सुटेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
उसे सुटेबल बनाने हेतु यह जरूरी है कि आप उपज के अंदर कुछ एक्टिविटी करें। तो इसे बाजार में बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उससे कि उस कृषि उपज की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके कारण जो आय प्राप्त होगी वह भी कृषि आय कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि तंबाकू के हरे पत्ते प्राप्त होते हैं कल्टीवेटर को, वो उन्हें सुखाकर बंडल बनाकर बाजार में बेचता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा अधिक आय प्राप्त होती है। तो उसके द्वारा यह कृषक द्वारा स्वयं किया गया इस कार्य को भी वो कृषि आय श्रेणी में माना जाता है। अगला है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यदि कृषक अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्वयं बेचता है, यदि कृषक अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नियमित दुकान लेकर बेचे या ठेली पे बेचे, कैसे भी बेचे, मंडी में बेचे, तो ऐसी स्थिति में जो उसको आय प्राप्त होगी वह आय भी कृषि आय की श्रेणी में मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस का मतलब है, अर्थ है कि किसी खेत के मकान से अगर आप, जैसे मकान का स्वामी जो है उसे किराए के रूप में या जो कि कृषि उपकरणों को रखने, कृषि उपज को रखने के हेतु कार्य आता है, हेतु आती है, तो उससे भी हम, उससे जो आय प्राप्त होगी उस फार्म हाउस से, उस मकान से, तो वह भी कृषि आय की श्रेणी में रखी जाएगी। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग्स भी हमारी जो नर्सरी का कार्य है, बीज बोन, ये भी हमारा कृषि आय की श्रेणी में माना जाता है। इसे कहते हैं पौधे बीजारोपण का कार्य। आपने देखा होगा आजकल नर्सरी का कार्य भी फैल गया है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। जमीन से ऐसी आय जो गैर कृषि आय है और जमीन से प्राप्त होती है, जैसे कि इनकम फ्रॉम मार्केट्स, हाट बाजार से आए। आपने अपना प्लॉट है, उस पर दुकान लगाने के लिए आपने अलाउ कर दिया, उसे बोलते हैं हाट बाजार की आय। तो आपको जो किराया मिल रहा है, आपने यह किराया बाजार लगाने के लिए दिया है, इस पर कोई आय प्राप्त जो भी हो रही है वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी, वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने प्राथमिक क्रियाएं नहीं की है। सेकंड है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप बिजली की सप्लाई करते हैं कृषक को कि भाई सिंचाई के लिए मोटर पंप चलेगा, तो वह आय भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। इसी तरह से माइनिंग से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है खानों से, वह भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम श्रेणी में है। इसी प्रकार पत्थरों की खानों से प्राप्त होने वाली आय भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखने में, स्टोर करने में, जो जमीन, जो संग्रह, कृषि उपज को भंडार गृह के रूप में लाई हुई भूमि से जो प्राप्त आय है वह भी कृषि आय नहीं मानी जाती। इसी पर इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए यदि आप अपनी पानी देने से जो प्राप्त आय है, जैसे ट्यूबवेल या कुएं से, तो इससे जो प्राप्त आय है वह कृषि आय नहीं मानी जाती। सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज एंड बैम्बूज, अपने आप स्वयं उगे हुए घास, पेड़ पौधे भी कृषि आय की श्रेणी में नहीं आते। इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली पालन से आय भी इसमें नहीं शामिल होती। इन सभी के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि आपने प्राथमिक क्रियाएं नहीं की हैं। इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ बायर ऑफ राइप क्रॉप भी आपकी कृषि आय की श्रेणी में नहीं आती। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, ये भी नहीं आती। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, ये भी नहीं आती, मुर्गी पालन से नहीं आती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, ईंट बनाने के लिए कृषि भूमि को बेचने से प्राप्त आय भी कृषि आय की श्रेणी में नहीं आती। रिम्यूनरेशन टू मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फार्म के जो मैनेजर साहब हैं उनको जो वेतन मिलेगा वह भी कृषि आय नहीं माना जाता। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी आपका नहीं माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम रीप्लांटिंग ट्रीज, ये भी आय एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में
नहीं आती। ये सभी आय ऐसी हैं जो नॉन एग्रीकल्चर श्रेणी में थी। अगला टॉपिक बेटा हमारा है पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, आंशिक कृषि आय। आंशिक कृषि आय का अर्थ क्या है? कभी कभी हमारे पास कुछ कंपोजिट आय होती है जो आंशिक रूप से कृषि आय होती है और आंशिक रूप से हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगता है और कृषि आय कर मुक्त होती है, तो किस प्रकार से हम इसको सेग्रीगेट करेंगे? इसे बोलते हैं आंशिक रूप से कृषि आय और आंशिक रूप से गैर कृषि आय, पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम। तो पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम का निर्धारण कैसे किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि कृषि उपज का जो बाजार मूल्य है, जो एसएससी ने उठाया है, उसको कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में मान लेते हैं और उसके उस अमाउंट को घटा दिया जाता है, तो हमें गैर कृषि आय वगैरह मिल जाती है, जो उस कृषि उपज का बाजार मूल्य माइनस जो उसने खर्चा किया उस कृषि उपज को उगाने में, तो डिफरेंस आ गया एग्रीकल्चर इनकम। और अगर वो टोटल उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उसने यूज किया तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट की तरह काम करेगा P&L अकाउंट में। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब मार्केट वैल्यू की बात हमने कहा था, बाजार मूल्य से तात्पर्य क्या है? इसमें दो बातें हो सकती हैं बेटे, या तो वो उपज बाजार में बिकती हो या उपज बाजार में ना बिकती हो। यदि उपज आपकी बाजार में बिकती है तो गत वर्ष में उसका औसत मूल्य बाजार मूल्य माना जाएगा और वही उसका बाजार मूल्य की तरह ट्रीट किया जाएगा। यदि वह उपज बाजार में नहीं बिकती है तो ऐसी स्थिति में उपज को करने में जो आपका व्यय हुआ, खर्चा हुआ, वो और जिस भूमि पर वह उपज उत्पन्न की गई उसका किराया और एक रीजनेबल प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया जाता है, ये सभी चीजें मिलाने के बाद उसे कहते हैं कृषि उपज का बाजार मूल्य। मैं रिपीट करता हूं, कृषि उपज को उत्पन्न करने के व्यय और जिस भूमि पर वह उत्पन्न हुई है उसका लगान, किराया प्लस रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो कुछ आता है उसे हम उचित बाजार मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चीनी के कारखाने की जो आय है उसको कैसे निकालेंगे? जैसे शुगर कंपनीज हैं, वो अगर उनके अपने शुगर केन फील्ड्स हों, अपने शुगर केन के फील्ड्स हो, गन्ने के खेत हों, तो उन गन्ने को खेतों को पैदा करके जो चीनी बनाएंगे तो उसमें आंशिक कृषि आय है, आंशिक गैर कृषि आय है। तो चूंकि बाजार में बिकता है तो उसका बाजार का जो मूल्य है वो घटा देते हैं कृषि आय की जानकारी करने के लिए। और ऐसी स्थिति में उसके उपज को पैदा करने के जो व्यय हैं उनको नहीं घटाया जाता क्योंकि बाजार मूल्य ही हमने मान लिया। दूसरा उदाहरण है इसका चाय। चाय के उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में, जहाँ पर वहीं चाय उत्पन्न भी हो रही है और वहीं उसका निर्माण भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल प्रॉफिट है उस फर्म के उस चाय को बेचने से उसका 60% कृषि आय माना जाता है और 40% बिजनेस इनकम माना जाता है। इसी तरह कॉफी के लिए दो बातें हैं कि जो सामान्य कॉफी है उसके लिए 75% कृषि आय माना जाता है और 25% बिजनेस इनकम माना जाता है, और रोस्टेड कॉफी के संदर्भ में 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। इसी तरह लेटेक्स के केस में 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ये आपको कृषि आय का चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स की क्लास है।